प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आपके सुस्वास्थ्य की सदैव कामना करती हूँ। तो आज हम अपने व्याकरण के पाठ्यक्रम को ही आगे बढ़ाते हुए अगला विषय कारक पढ़ते हैं। आप भी अपनी पुस्तकें खोलकर साथ साथ पढ़ें। विषय कारक, पृष्ठ संख्या 36। तो पाठ शुरू करते हैं। नीचे दिए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। आप ध्यान से सुनना भी। रवि अपने मित्रों साथ बगीचे खेल रहा है। बगीचे तरह तरह फूल लगे हैं। पूरा बगीचा फूलों सुगंध महक रहा है। फूलों तितलियां मंडरा रही हैं। आपने देखा कि ये वाक्य होते हुए भी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि वाक्य में प्रयुक्त इन शब्दों का आपस में कोई संबंध ही नहीं है। यदि इन्हीं वाक्यों को हम इस प्रकार लिखें, रवि अपने मित्रों के साथ बगीचे में खेल रहा है। बगीचे में तरह तरह के फूल लगे हैं। पूरा बगीचा फूलों की सुगंध से महक रहा है। फूलों पर तितलियां मंडरा रही हैं। बच्चों, क्या आप समझे कि पहले दिए वाक्यों की अपेक्षा दूसरी बार दिए वाक्य हमें अधिक स्पष्ट क्यों लग रहे हैं? क्योंकि इन वाक्यों में शब्दों को आपस में जोड़ने वाले के, में, की, से, पर आदि का प्रयोग किया गया है। यही शब्द कारक चिन्ह कहलाते हैं। मैं आपको यहाँ पे एक उदाहरण देती हूँ, उससे आपको ये विषय और स्पष्ट हो जाएगा। जैसे राम सांप डंडे मारा। इस वाक्य में राम ने सांप को मारा या सांप ने राम को, या फिर दोनों ने मिलकर डंडे को मारा? कुछ भी स्पष्ट नहीं है। जब हम इस वाक्य में ने, को, से कारक चिन्ह लगाकर लिखेंगे तो अर्थ स्पष्ट होगा। जैसे राम ने सांप को डंडे से मारा, तो अब आपको सारी बात समझ में आ रही है ना कि मारने वाला कौन है, बनने वाला कौन है और किससे उसे मारा जा रहा है। तो इस प्रकार अपनी बात को भली भांति स्पष्ट करने के लिए कारक चिन्ह बहुत आवश्यक हैं। अब हम फिर से पुस्तक में से पढ़ते हैं। अब जो वो बॉक्स में परिभाषा दी है कारक की, उसे पढ़ते हैं। जो शब्द वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों का संबंध आपस में जोड़ते हैं, उन्हें कारक कहते हैं। ये कारक चिन्ह परसर्ग या विभक्ति कहलाते हैं। ठीक है, ये कारक चिन्ह जो ने, को, से आदि हैं, इन्हें हम परसर्ग कहते हैं या विभक्ति कहते हैं। जिस प्रकार परिवार के सदस्यों को आपस में एक दूसरे से अलग अलग संबंध होता है और उनसे परिवार बनता है, ठीक उसी प्रकार भाषा में शब्दों का आपसी संबंध कारक कहलाता है। यह संबंध परसर्ग अथवा विभक्ति चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है। अब हम पढ़ते हैं कारक के भेद। कारक के 8 भेद होते हैं। इनके नाम और चिन्ह इस प्रकार हैं। अब पहली वाली लाइन में कारक का नाम है, फिर विभक्ति या परसर्ग हैं, उनके चिन्ह जो हैं, और फिर उन्होंने एक उदाहरण भी दी हर भेद से संबंधित। पहला है कर्ता। कर्ता ने, इसका चिन्ह है ने, और इसकी उदाहरण है अक्षिता ने गाना गाया। अक्षिता मतलब कर्ता, सब्जेक्ट, तो इसका चिन्ह है ने। अक्षिता मतलब नेम ऑफ समबडी। कर्म, कर्म का जो है चिन्ह वो को है या शून्य। अच्छा, पहले को लगाकर बोलते हैं। अंकित ने चोर को पकड़ा। किसे पकड़ा? चोर को। तो यहाँ पे चोर क्या है? कर्म है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, और इसका चिन्ह को है। और कई बार हम नहीं भी लगाते बोलते समय, जैसे राम सेब खाता है। अब राम सेब को खाता है हम नहीं बोलते, राम सेब खाता है। तो सेब क्या है? ऑब्जेक्ट ही है। हम इसका मतलब ये हुआ कि हम को कई स्थानों पर हम बिना को के भी बोल देते हैं, पर वहां पे भी अर्थ के अनुसार कर्म कारक होता है। करण, करण का चिन्ह होता है से या के द्वारा। करण का मतलब साधन, जो मीडियम है, कुछ काम करने का साधन, क्या, किसके द्वारा हमने काम किया, तो इसका चिन्ह से या के द्वारा। विभा कार से स्कूल जाती है। कैसे जाती है? कार से। तो ये क्या हुआ? करण कारक। संप्रदान को या के लिए, इसका चिन्ह को भी हो सकता है, के लिए भी। मतलब संप्रदान कारक क्या होता है? जब किसी के लिए हम कुछ करते हैं, कुछ देते हैं या कुछ करते हैं। जैसे माँ पूजा के लिए गुड़िया लाई, तो पूजा किसी का नाम है, उसके लिए लाई, उसके लिए कुछ किया ना माँ ने, तो के लिए ये है संप्रदान कारक। और को के लिए, जैसे मैंने भिखारी को भोजन दिया, तो भिखारी के लिए कुछ किया, तो वहाँ पे को का मतलब है कुछ करने का, कुछ देने का, तो वहाँ पे भी को का अर्थ संप्रदान के लिए है। तो अर्थ से स्पष्ट होगा कि ये कर्म कारक है कि संप्रदान कारक है।
तो अगला है अपादान। अपादान का भी चिन्ह जो है से है, पर उससे से का मतलब अलग होने से है। जैसे ऊपर भी हमने करण में भी से चिन्ह देखा, वहां पे मीडियम था कि किस कैसे काम किया, किसके द्वारा काम किया, तो वहां पे करण कारक है जब ये मीनिंग आए वाक्य में। और जब अलग होने का से अर्थ निकले अलग होना, सेपरेट होना, तो वहां पे अपादान कारक है। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, यहाँ पे पेड़ से पत्ता अलग हुआ, तो यहाँ पे से जो चिन्ह है वो अलग होने का भाव बता रहा है, अलग होने का अर्थ दे रहा है, तो यहाँ पे से अर्थ अपादान कारक है। ऐसे ही संबंध का मतलब होता ही रिलेशन है। संबंध मतलब जो रिश्ता बताए, का, के, की या रा, रे, री, ये इनके चिन्ह हैं। यह राहुल का घर है, तो किसका घर है? राहुल का, तो का चिन्ह से पता चला, तो ये संबंध कारक है। ऐसी अधिकरण, अधिकरण का मतलब होता है आधार से शब्द बना अधिकरण। आधार क्या होता है? बेस, कि कहाँ पे काम हुआ है ना, या कहाँ, मतलब में या पर इसका चिन्ह होगा। जैसे मेज पर पुस्तक है, पुस्तक कहाँ है? मेज पर है, ठीक है। हम कमरे में बैठे हैं, तो कहाँ बैठे हैं? कमरे में, तो में से पता चला अधिकरण कारक। संबोधन, संबोधन का मतलब ही होता है एड्रेस करना, मतलब पुकारना किसी को। तो पुकारते समय या संबोधन करते समय हम किन चिन्हों का प्रयोग करते हैं? हे या अरे। अरे मोहन सुनते हो, या हे राम हम बोलते हैं ना, तो हे या अरे। तो ये जैसे यहाँ पे भी वाक्य बनाया, हे भगवान रक्षा करो, तो भगवान को हम अरे भगवान नहीं कहेंगे, हे भगवान कहेंगे, है ना। अकेला भगवान नहीं कहते, हम उनको एड्रेस करते हैं पहले, हे भगवान, ऐसे। तो ये है संबोधन कारक। अब कर्ता के लिए उन्होंने फिर से नीचे थोड़ा थोड़ा उनका परिचय दिया, सभी भेदों का हम जल्दी से पढ़ते हैं। पहले चित्र में के नीचे क्या लिखा है? पुलकित ने पत्र लिखा। किसने लिखा? पुलकित ने। तो पुलकित क्या हुआ? काम करने वाला, उसको कर्ता कहते हैं, ठीक है। कर्ता मतलब सब्जेक्ट, इंग्लिश में इसको सब्जेक्ट कहते हैं। नमन चित्र बनाता है। कौन चित्र बना रहा है? नमन। तो किसने चित्र बनाया? नमन ने। तो ये दोनों कर्ता हुए। उपरोक्त दोनों वाक्यों में काम करने का कार्य क्रमशः पुलकित और नमन कर रहे हैं। क्रमशः मतलब इन सीक्वेंस, मतलब हम बात करें तो पहले उन्होंने पुलकित की बात की, फिर नमन की। तो दोनों अपना अपना काम जो भी कर रहे हैं। क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है। क्रिया मतलब वर्ब, जो काम कर रहा है, कौन कर रहा है, उसको हम कर्ता कारक कहेंगे। तो कर्ता कारक की विभक्ति ने है। तो जैसे राम ने सांप को मारा, तो ने उसका चिन्ह है, इससे पता चलेगा, ने देखकर आपको पता चल जाएगा कि कर्ता कारक है। अब अगला है कर्म कारक। मिशिका तबला बजा रही है। क्या बजा रही है? तबला। अब तबले को बजा रही है, हम जरूरी नहीं तबले को लिखे है ना, हम नहीं ना लिखते, तो इसलिए ऊपर हमने पढ़ा था ना कि कर्म में को चिन्ह लगता भी है और कई बार नहीं भी लगता, पर जो भूतकाल है उसमें जरूर अवश्य लगता है, मतलब वर्तमान में नहीं लगता। जैसे अगला वाक्य है, माँ बच्चे को पढ़ा रही है। किसको पढ़ा रही है? बच्चे को, ठीक है। अब यहाँ पे को जरूरी है, माँ बच्चे पढ़ा रही है, यानी माँ बच्चे को पढ़ा रही है, ठीक है। अब अगला पृष्ठ, जिस शब्द पर कर्ता की क्रिया का फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। तो कर्म कारक क्या हुआ? कर्ता ने जो क्रिया की, मतलब जो काम किया, उसका फल, उसका इफेक्ट किस पर पड़ा, उसे हम कर्म कहेंगे। जैसे माँ ने किसे पढ़ाया? बच्चे को, तो फल किसको मिला? बच्चे को। ऐसे ही पहला वाक्य क्या था? मिशिका क्या बजा रही? तबला। तो उसके जो क्रिया थी तबला बजाने का काम जो कर रही थी, वो काम बजाने का, उसका इफेक्ट किस पर पड़ा? तबले पर। तो तबला क्या हुआ? कर्म कारक हुआ। तो जिस पर उसका फल पड़े, काम का, क्रिया का फल जिस पर पड़े, उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारकों की विभक्ति को है। इसे पहचानने के लिए क्रिया से पूर्व क्या तथा किसको का प्रश्न किया जाता है। जैसे मैं भी कह रही हूँ ना, क्या बजा रही है, तो क्या कह के जब आपको उत्तर मिलता है तो वो कर्म कारक है। जो उत्तर मिलता है वह कर्म कारक होता है। कर्म कारक में कभी को विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, कभी नहीं किया जाता। ये बात भी मैंने स्पष्ट कर दी। अब तीसरा भेद है करण कारक। वंश कार से स्कूल जाता है। कैसे जाता है? किससे जाता है? कार से। तो यहाँ पे साधन बता रहे हैं, मतलब मीडियम कैसे काम कर रहा है, वो काम किससे काम कर रहा है। काव्या पेंसिल से लिख रही है। कैसे लिख रही है? पेंसिल से। तो ये भी करण कारक हुआ। जिस साधन द्वारा जिसकी सहायता से कार्य पूरा होता है उसे करण कारक कहते हैं। तो करण जिसकी सहायता से हम काम करते हैं, ठीक है। तो मतलब मीडियम, साधन, तो उसे कहते हैं करण कारक, और इसकी विभक्ति से या के द्वारा। अब संप्रदान कारक। माँ बेटी के लिए कंप्यूटर लाई। किसके लिए लाई? बेटी के लिए। तो बेटी के लिए माँ ने कुछ किया, तो वो जहाँ पे, और इसका चिन्ह है के लिए, तो यह है संप्रदान कारक। ऐसी नर्स रोगी को दवा पिलाती है। किसे पिलाती है?
रोगी को, तो रोगी के लिए कुछ कर रही है। यहाँ पे रोगी ऑब्जेक्ट नहीं है, कर्म कारक नहीं है, को देखकर आप कर्म नहीं कह सकते। इसका अर्थ समझिए, यहाँ पे नर्स रोगी के लिए कुछ कर रही है, उसकी हेल्प कर रही है। तो जब कुछ करने के सेंस में को लगता है, वहाँ पे संप्रदान कारक होता है। अदरवाइज संप्रदान का मेनली जो चिन्ह है वो के लिए है, पर को भी लग जाता है। तो अपने अर्थ से उसका अर्थ लेना है, वाक्य में जो को का अर्थ दे रहे हैं। तो चिन्ह देखकर आपने उसको संप्रदान कारक कहना है। जिसके लिए क्रिया की जाती है वह संप्रदान कारक कहलाता है। संप्रदान कारक की विभक्ति को तथा के लिए है। अब पांचवा भेद है अपादान कारक। अब इसका उदाहरण देखिए, छत से पानी टपकता है। किससे टपकता है पानी? छत से, मतलब अलग हो रहा है ना, ऊपर से टपक कर नीचे गिर रहा है, तो छत से अलग हो रहा है ना। तो अपादान में से का अर्थ जो होता है चिन्ह का, वो अलग होने का भाव होता है, सेपरेशन का भाव होता है। जैसे गंगा हिमालय से निकलती, कहाँ से निकलती है? हिमालय से। तो सेपरेट हुई ना, अलग हुई ना गंगा हिमालय से। तो जब यहाँ पे से अर्थ अलग होने का निकले, हिमालय से, तो अलग हुई, तो वहां पे से का अर्थ अपादान कारक है। और ऊपर करण में से का मतलब मीडियम था, कैसे काम किया? पेंसिल से, या कैसे स्कूल की कार से। वहां पे काम करने का तरीका, किस ढंग से काम हो रहा है, किससे काम हो रहा है। और यहाँ पे से अर्थ है अलग होने का, उससे अलग, एक चीज का दूसरी से अलग होना। जैसे मैं बस से उतरा तो वहां पे बस से अलग हुआ, ठीक है। बच्चा छत से गिर गया तो छत से अलग हुआ, मतलब इस टाइप से जब से अलग होने का भाव आए तो उसको हम कहते हैं अपादान। जिस शब्द से अलग होने का भाव प्रकट हो उसे अपादान कारक कहते हैं। अपादान कारक की विभक्ति से है। अब है संबंध कारक। अभिनव की पुस्तक मिल गई। किसकी पुस्तक मिल गई? अभिनव की। तो पुस्तक का और अभिनव का क्या संबंध है कि पुस्तक किसकी है? अभिनव की है। तो की से पता चला। ऐसी संभव का भाई नटखट है। किसका भाई? संभव का। तो ये का के की से समझ में आ रहा है संबंध का, कि दोनों का रिलेशन क्या है, पुस्तक और अभिनव का, या भाई का और संभव का, कि वो उसका भाई है। तो ये का के की शब्द ना हो तो अभिनव पुस्तक मिल गई, संभव भाई नटखट है, हमें कुछ स्पष्ट नहीं होगा जब तक हम की या का प्रयोग नहीं करेंगे। तो जब शब्द का संबंध दूसरे शब्द से बताया जाए उसे संबंध कारक कहते हैं। संबंध मतलब रिलेशन या रिश्ता। संबंध कारक की विभक्ति का के की तथा रा रे री है। अब रा रे री कैसे? जैसे मेरा भाई, अब संभव का भाई की बजाय हम बोले मेरा भाई, तो वहां पे रा से समझ में आ रहा है कि किसका भाई? मेरा। तो रा रे री भी हो सकता है। अब है सातवां भेद अधिकरण कारक। मेले में बहुत भीड़ है। कहाँ भीड़ है? मेले में। तो मेले, भीड़ का आधार क्या है? मेला, है ना। तो ये यहाँ पे में से अधिकरण कारक है, समझ में आ रहा है। मेज पर पुस्तक रखी है। किस पर रखी है? मेज पर। तो पुस्तक का आधार क्या है? मेज। तो ये है अधिकरण कारक। तो में या पर, जहाँ जब में और पर चिन्ह आप देखेंगे तो वहां पे आप बोलेंगे अधिकरण कारक है। जिस शब्द से क्रिया के होने के स्थान या आधार का पता चले, क्रिया कहाँ हो रही है या उसका आधार क्या है, उसका बेस क्या है, उसे हम अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक की विभक्ति में तथा पर है। अब अंतिम भेद है संबोधन कारक। संबोधन मतलब संबोधित करना, एड्रेस करना। अरे मोहन मेरी बात तो सुनो। हम जब दूर से हम अपने फ्रेंड को आवाज लगाते हैं, अरे मोहन, अरे सुनते हो, हम ऐसे करके बुलाते हैं ना, तो ये है संबोधन कारक। ऐसे ही हे भगवान ये क्या, हे भगवान ये क्या हो गया। तो हम उस समय ये जब भगवान को याद करते हैं तो हे कहकर याद करते हैं। तो संबोधन कारक का चिन्ह क्या हुआ? अरे और हे। अब अगले पृष्ठ है, किसी को पुकारने या संबोधित करने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। तो बुलाने के लिए, पुकारने के लिए या एड्रेस करने के लिए हम जो चिन्ह यूज करते हैं उसको हम संबोधन कारक कहते हैं। और संबोधन कारक की विभक्ति हे या अरे है। अब तक हमने क्या सीखा? अब लेसन का जो सारांश है, इसका समरी जो है वो पढ़ते हैं। पहला पॉइंट है, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का क्रिया के साथ संबंध बताने वाले शब्द कारक कहलाते हैं। कि किसने की, किससे की, कैसे हुई क्रिया, काम कैसे हुआ, ये सब जो चिन्ह बताते हैं, चिन्हों के कारण अर्थ स्पष्ट होता है, इसे हम कारक कहते हैं। कारक चिन्हों को परसर्ग या विभक्ति कहते हैं। तो चिन्हों का नाम क्या होता है? परसर्ग या विभक्ति। कारक के 8 भेद हैं। अंतिम पॉइंट है, कारकों को विभक्ति चिन्हों द्वारा पहचाना जा सकता। कैसे पता चलेगा कि कौन सा कारक कर्ता है, कि कर्म है, कि करण है? तो उसके साथ यदि हम उसके चिन्हों को याद कर लेंगे तो बड़ी आसानी से हम समझ सकते हैं। जैसे कर्ता का ने, कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए,
अपादान से जुदाई, संबंध का के की, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे, लाइक दैट। ठीक है, तो ये इसके साथ ही हमारा आज का पाठ है जो समाप्त होता है। अब आपने, मुझे पूरी आशा है कि आपने इसको विषय को अच्छे से समझा होगा। इसका अभ्यास कार्य हम अपनी अगली क्लास में करेंगे। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। बाय बाय।